बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ईरान ने इसराइल पर हमला किया, ड्रोन से मिसाइल से मारे। 300 के करीब उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स मारे हैं। और अब भी सबसे ज़्यादा जो चीखें निकल रही हैं ना, वो उम्मत मुस्लिमा की निकल रही हैं। मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगी और अपने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। पहला हिस्सा कि जो लोग कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल रिएक्शंस जो आए हैं उसमें जो सपोर्ट फ़लस्तीन को मिल रही थी, अब वो सपोर्ट भी ईरान के इस हमले की वजह से हट चुकी है। वो लोग, वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, अब जो हैं वो इसराइल के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। मैं पहले उनके इस मौके पे बात करूंगी। दूसरी पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी उम्मत मुस्लिमा, ये जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका क्या किरदार रहा। और तीसरी बात, जो शोर मच रहा है कि जो उर्दन है वो गद्दार इब्ने गद्दार है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो हमला हुआ और लोग जो कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सारी सिंपथीज अब पैलेस्टाइन से हटकर जा चुकी हैं ईरान की तरफ से, और ईरान ने एक बहुत कमज़ोर हमला किया है। इससे ईरान को उल्टा नुकसान हुआ है, फ़लस्तीन को नुकसान हुआ है, और ये नूरा कुश्ती थी, वक्त ज़ाया किया है ईरान ने। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ। बेशक आप लोग इसको जिस पराए में ले लें कि नूरा कश्ती थी, लेकिन उस रात कई दिनों बाद, कई रातों बाद कोई फ़लस्तीन शहीद नहीं हुआ था। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल से तो यही है कि उस रात उनके अटैक की वजह से वो जो ड्रोन्स उन्होंने मारे या जो मिसाइल्स उन्होंने किए, बेशक उसको काउंटर कर लिया इसराइल ने, सारे हवा में ही मार गिराए, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ इसराइल को। लेकिन उस रात फ़लस्तीन में भी कोई शहीद नहीं हुआ था। अब ये जो कहा जा रहा है कि इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो देखिए उसका जो टारगेट है ईरान का, वो कोई नुकसान करना भी नहीं था। वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहा था। वो किसी कन्फ्लिक्ट को की तरफ जाना नहीं चाह रहा था। वो सिर्फ दिखाना चाहा था कि जब तुमने शाम और लबनान पर हमला किया वो खामोश रहे, तो मैं ना शाम हूँ ना मैं लबनान हूँ, तो मुझ पर अटैक करोगे तो मैं काउंटर अटैक करूंगा। वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रहा था। अब दूसरी बात पे कि जी उनका क्या नुकसान हुआ, तो जी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उनके अपना जर्नल, इसराइल का अपना जर्नल कह रहा है कि 1.3 बिलियन डॉलर कॉस्ट किए ये वो जो इनके इंटरसेप्टर डोम होते हैं, जो कि ड्रोन को हवा में मार गिराते हैं या मिसाइल्स को हवा में मार गिराते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए। और ये 300 मिसाइल, 300 ड्रोन जो ईरान ने मारे थे, उसको काउंटर करने के लिए वो 1.3 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल लॉस उनको अक्कर हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट उनकी इनकर्ड हुई है। और ये सिर्फ वो फाइनेंशियल कॉस्ट है जो इसराइल की हुई है। इसमें जो यूएस और यूके अलाइज है, उनके जो वॉर वेपन यूज हुए हैं वो अलग है, वो इसमें नहीं। जिसके बारे में यूएस से कहता है कि वो कम से कम 2 बिलियन डॉलर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको ठीक ठाक फाइनेंशियल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है इस एक रात के अटैक की। और ये कोई मैं पूरे दिनों की नहीं, ये सिर्फ एक रात का अटैक की कॉस्ट है जो कि इनकर्ड हुई है इसराइल की। अब रहे ये फाइनेंशियल, और उसकी बात रही इंटरनेशनल, जो मैंने कहा था कि कम्युनिटी की रिस्पांस की बात करूंगी, जिसमें जो G7 की लीडर है, EU की प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि जी हम सॉलिडेरिटी, हम खड़े हैं इसराइल के साथ, उनके साथ बड़ा गलत हुआ। तो मैं ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, हिपोक्रेट कम्युनिटी है, मुनाफिक से भरपूर एक कम्युनिटी है, उनसे पूछो कि वो कब कहाँ थे जब शाम पर ये अटैक करता था इसराइल, तब उनको नजर नहीं आता था जब लबनान पर यही इसराइल अटैक करता था और लोग मारे जाते थे, मजलूम लोग मारे जाते थे, बच्चे मारे जाते थे, तब वो कहाँ पे थे। और क्या ये भूल गए हैं कि इसराइल पर जो ये अटैक किया मिसाइल्स या ड्रोन से, वो रिएक्शन था जब उन्होंने 1 अप्रैल को ईरान के सफारत खाने पर किया था, जिसमें लोग मारे गए, शहीद हुए। तब कहाँ थे ये लोग? वॉर की जो वॉर रूल्स हैं उसकी क्लियर वॉयलेशन की थी इसराइल ने, इंटरनेशनल रूल्स की क्लियर वॉयलेशन की थी। तब क्यों नहीं कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से उठ खड़ा हुआ और उसने बात की? रोजाना फलस्तीन में बच्चे भूखे मर रहे हैं। पहले वो गोलियों से, बमों से, एयर स्ट्राइक से मरते थे, अब भूख से और प्यास से मर रहे हैं। धूप, सर्दी, गर्मी में वो खुले आसमान के तले रह रहे। तब कहीं पे किसी को इंसानियत नहीं जाग रही, किसी की जो है आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, किसी का दिल नहीं फट रहा।
लेकिन यहाँ पे जब इसराइल पे अटैक होता है जिसपे कोई भी ना जानी माली नुकसान होता है, ना कहीं पे इमारतें गिरती है, ना कहीं पे अस्पताल की बिल्डिंग टूटती है गिरती है, तो वहां पे सबको बहुत शोर मचाना आ रहा है, सबको बहुत ही दुख हो रहा है। और इस दुख में बराबर के शरीक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं जो कह रहे हैं ईरान ने ठीक नहीं किया, ईरान ने ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अपने मफादात जो जुड़े हुए हैं उसके साथ। अब तैयब एर्दोगान जिसे कहते थे खलीफा है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए खड़ा हो गया है, जो तब्दीली लाएगा, जो इस्लाम को फैलाएगा जी, तो वो जनाब वो तो खुद डर कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि उनके अपने बेटे के ऑयल बिजनेसेस हैं उनके साथ, इसराइलियों के साथ, वो क्यों पंगा लेंगे इसराइल के साथ। फिर रही बात पाकिस्तान की, आ जाए तो पाकिस्तान तो भाई पहले डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ा है, और जो हुकूमत मुसल्लत की है उसका पहला मकसद ही यही था कि इसराइल को किसी तरह एक्सेप्ट किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि एक ट्विटर अकाउंट है नवाज शरीफ फोर्स, जिसमें वो मजाक उड़ा रहे हैं ईरान के हमले का। तो वो तो उड़ाएंगे क्योंकि हसन और हुसैन नवाज के बिलियंस ऑफ रुपीज के, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज के बिजनेसेस इसराइल और इंडिया के साथ हैं, जो वो इसराइल और इंडिया में करते हैं। उनका तो स्टेक और इंटरेस्ट है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जी इसराइल को कोई नुकसान पहुंचे। तो उन्होंने तो इसी तरह का मजाक उड़ाना है। रही बात जी, तीसरी बात जो मैं करना चाह रही थी वो उर्दन की थी, जिसके बारे में कहा गद्दार इब्ने गद्दार है। यहाँ पे मैं सेनेटर मुश्ताक को ये खराज तहसीन पेश करूंगी कि पाकिस्तान में वो पहला शख्स, वो वाहिद शख्स है जो इतना लाउड एंड क्लियर आवाज उठा रहा है फलस्तीन के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि हम उर्दन को गद्दार इब्ने गद्दार कह रहे हैं, तो हम अपने गिरेबानों में क्यों नहीं झांक रहे? क्या हम गद्दार नहीं है? उर्दन तो शुरू से, अगर आप तारीख उठाकर देखें तो उर्दन ने तो फलस्तीनों के साथ हमेशा ही जुल्म किया है। 1970 में जब 16 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक उर्दन में जंग चली, सिविल वॉर हुई, उसमें क्या था? उन्होंने 10,000 से 25,000 फलस्तीन शहीद किए थे, उनका कत्ले आम किया था, और उस कत्ले आम में और कोई शामिल नहीं था, आपका पाकिस्तान शामिल था। उस वक्त के जियाउल हक, जनरल जियाउल हक उस वक्त ब्रिगेडियर थे और वहां पे सफारत खाने में अटैची थे, जिनका काम ये था कि वो उर्दन और उसके अस्करी ताल्लुकात पे के जो ताल्लुकात है वो बेहतर करेंगे, ये उनका काम था वहां पे। और वो जो कुछ भी उर्दन में हो रहा है उसके हालात की रिपोर्ट करेंगे पाकिस्तान। लेकिन जी व्हाट वी विन एक किताब है जिसपे जो CIA के अपने एहलकार में लिखी है, और वो कहते हैं कि उस वक्त के ब्रिगेडियर जियाउल हक ने अपने मैंडेट से बढ़कर काम किया। और इसके अलावा किंग कौंसल, वो उस वक्त के एक CIA के अफसर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किंग कौंसल। उसमें बताते हैं कि जियाउल हक ने उस वक्त क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, और ये जो कुछ भी हुआ ये मिलकर हुआ। उर्दन को पूरी सपोर्ट दी गई जो उस वक्त के ब्रिगेडियर जियाउल हक ने, जो बाद में जनरल जियाउल हक बने और पाकिस्तान में आमनीयत की एक बेमिसाल बुनियाद उन्होंने रखी। तो ये जो था पाकिस्तान तो हमेशा से मिला रहा, और उर्दन तो 1970 से क्लियर स्टैंड था। तो उसको गद्दार कहने के बजाय क्या हमें अपने गिरेबानों में नहीं झांकना चाहिए? हम आपने देखा कि फॉरेन ऑफिस से कोई भी छोटी मोटी स्टेटमेंट आई हो कि जी जो इसराइल ने ईरान के सफारत खाने पे हमला किया वो गलत था, वो इंटरनेशनल वॉर के रूल्स के अगेंस्ट था, कोई ऐसी आई नहीं, क्योंकि हमारे अपने अपने मफादात हैं। और ये जो ज़ायोनिस्ट होते हैं, जूइश होते हैं, ये जो भी इसराइलीज है, इन्होंने हर मुस्लिम ममालिक में ना अपने अपने कारिंदे रखे हुए होते हैं जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और देखें पाकिस्तान में भी वही है किस तरीके से, और आप पूरे मुस्लिम ममालिक में देख लेना, जैसे इसराइल पर ईरान ने अभी चंद ड्रोन मारे जिससे इसराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन किस तरह उनकी चीखें निकल रही हैं, किस तरह ये लोग बोल रहे हैं, बात करें। और वो जो 55-56 मुस्लिम ममालिक की फौजी इत्तेहाद था जिसका मकसद मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना था जी, अगर मुसलमानों पर किसी भी मुस्लिम ममालिक पर किसी ने भी गंदी या खतरनाक आंख से देखा तो जी बस हमने उसका कला कमा कर देना है। भाई वो किधर है फौजी इत्तेहाद कि वो जनरल लाही शरीफ जिनको इतनी मराहत मिलती है, मतलब करोड़ों अरबों रुपए तो उनके मेरे ख्याल से बन चुके होंगे, और जितनी मराहत और जितना उनको शशका मिलता है, तो वो क्या किया उन्होंने? किधर है वो? किधर गायब है? कुछ बोला उन्होंने? कोई भी उस इत्तेहाद, फौजी इत्तेहाद की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आई? अभी फलस्तीन के हवाले से ले लो, चलो छोड़ो ईरान यार, फलस्तीन के जो हाल है उनमें से किसी ने भी कोई स्टेटमेंट दी है? उन्होंने कहा इसराइल को कि सीज फायर करें, बस कर दे, अब बच्चे मर रहे हैं, माएँ मर रही हैं, भूख से मर रहे हैं, अस्पताल आपने गिरा दिए, सारे इंटरनेशनल रूल्स की वॉयलेशन आपने की, किसी ने भी आवाज उठाई है? नहीं।
सब खामोश है। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने कारोबार हैं। जाहिर बात है इसराइल में बिजनेस हब है और जितने भी बड़े बड़े मुल्क के सरबराह हैं उनकी औलादें, उसका सारा बिजनेस इसराइल में होता है। जैसे मैंने बताया कि हसन हुसैन नवाज की ले लें, वहाँ तैयब बुर्दकान के बेटे की मिसाल ले लें, तो इन सब के तो बिजनेसेस उधर है। और पाकिस्तान में ये जो हुकूमत मुसल्लत की गई है उसकी वजह भी यही थी कि ये इसराइल को फैसिलिटेट करेगी और इसराइल को एक्सेप्ट करेगी। अगर ये इसराइल को एक्सेप्ट कर लेती है पाकिस्तान, तो फिर सऊदी अरब और टर्की जैसे ममालिक के लिए भी उनको एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। और ये जो है पाकिस्तान की, आप कह लेना कि वो, मैं कह रही थी उर्दन को कहने गद्दार, इब्न गद्दार, तो यार अपने गिरबान में झांको। क्या हम शर्मिंदा नहीं है? क्या हम मुनाफकत नहीं कर रहे हैं? हम तो भाई दूसरे मुल्कों में तो शायद वो एहतजाज भी कर रहे हैं और फ़लस्तीन का झंडा भी पकड़ के निकल सकते हैं। हमारे मुल्क में तो हम झंडा भी लेकर निकलते हैं। अब सेनेटर मुश्ताक के साथ क्या हुआ? वो आवाज़ उठाते हैं, उन पर मुकदमे हो जाते हैं, उनको, उनकी बीवी को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये तो इस इस्लामिक जमहूरिया मुल्क का हाल है। तो हम दूसरों पर क्या उंगली उठाएं? 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ इशारा कर रही हैं। और रही बात जिसे हम उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहते थे इमरान खान, उसको जेल में भी इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की एक गेम नहीं थी, ये इंटरनेशनल गेम थी जिसमें इमरान खान के होते हुए इसराइल का रास्ता कभी भी हमवार नहीं होना था। सऊदी अरब भी चाहता था कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करे, लेकिन इमरान खान के होते हुए जी एक बहुत पुरजोर आवाज उठनी थी अगर ऐसा कोई भी इकदाम किया जाता। तो इस वजह से इमरान खान को बंद कर देना, साइडलाइन कर देना, रास्ते से हटा देना जरूरी था। और आज भी देखें उसकी इद्दत में निकाह का केस था जो कि फिर मुलतवी हो गया। और ये ऐसा ही होगा, मतलब लोग समझे कि जी ये केस में कुछ नहीं है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सबको पता है किसी भी केस में कुछ नहीं है, सारे केस नल एंड वॉइड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर निकले। उसको पाबंदी सलासल रखने में ही उन सब के मफादात का, जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी, उनके मफादात उसी वक्त तहफ़्फ़ुज़ रहेगा उनका, उसके मफादात उसी वक्त सेफ रहेंगे जब तक इमरान खान जेल में रहेगा। और जैसे इमरान खान बाहर निकला वो आवाज़ उठाएगा, वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा, वो इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और ये शायद किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। वो सारे लोग जिनके अपने अपने बिजनेसेस, अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उनमें से किसी को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, उनमें से किसी को ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।